सबसे पहले आपको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, और उसमें भी कम समय लगे और कम पैसा लगे, क्योंकि अपने घर की, अपने परिवार की, अपने ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि अपने घर वाले 8-10 साल तक आपको तैयारी नहीं करवा। मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर या बच्चे पढ़ते नहीं है, इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, और पेपर का लेवल बढ़ रहा है इसलिए कट ऑफ स्थिर। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो गलती यही करते हो कि आप इसी पोर्शन से तो शुरुआत करते हो और इसी पोर्शन पे अपनी तैयारी खत्म कर देते हो, बाकी इन 3 पोर्शन पे इतना फोकस करते नहीं हो, और जब आपके एग्जाम के 10 दिन रह जाते हैं तब आपको हो सकता है अल्लाह, बाकी पोर्शन को तो पढ़ा ही नहीं मैंने, अब क्या करूं। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। पप्पा जी का नाम पढ़ा रहे हैं, ऊपर सोचा पप्पू जी भी ऊपर सोचते हुए खुश हो रहे होंगे, वो भी थैंक यू बोलेंगे, वाह यार थैंक यू, तुझे मेरे पप्पा जी का तो नाम पता है, हाँ चल लगे हाथ, मेरे बुआ जी का भी नाम बता दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक पॉइंट। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अपन बीएसटीसी के बारे में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के और बहुत सारे डाउट भी हैं, तो उन सबको क्लियरफाई करने के लिए आपके लिए वीडियो है, तो देखना, एंजॉय करना। पहली चीज बीएसटीसी। बीएसटीसी होता क्या है? बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। अभी इसका नाम चेंज करके डीएलईडी कर दिया है। क्या नाम कर दिया? डीएलईडी, मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। यदि आप ये डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो तो उसके बाद में रिट में जो फर्स्ट लेवल की भर्ती आती है उसमें फॉर्म भरने की योग्यता हासिल कर लेते हो। अच्छा, ये योग्यता हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है, पहली बात तो आपके 12वीं पास होनी चाहिए, और 12वीं में भी आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% मार्क्स होने आपके जरूरी है। क्या चीज है? 50% मार्क्स जरूरी है। और दूसरी कैटेगरी से, कोई अदर कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स आपके 12th में होना जरूरी है। यदि आपके पास में ये दोनों योग्यताएं नहीं है तो आप बीएसटीसी का, या जिसे अपन अभी डीएलईडी बोलने लग गए हैं, उसका फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा एज क्या लिमिट है? तो कम से कम आपके 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होने चाहिए। तो फिर 35 साल क्या है? 35 साल कुछ मामलों में ऐसा है कि एक्सटेंशन दे रखा है कि जैसे विडोज हो गई, उनके लिए कुछ अतिरिक्त छूट है कि आप 35 साल तक भी ये फॉर्म, डीएलईडी का फॉर्म भर सकते हो। तो आप 18 से 28 साल लेके चलो कि 18 से 28 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। यदि ये दोनों चीजें कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्या होगा? एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको एक कॉलेज मिलेगी जहां पर आपको 2 साल तक पढ़ाया जाएगा। 2 साल पढ़ाने के बाद में आपको एक डिप्लोमा मिलता है, और वो डिप्लोमा जब मिल जाता है उसके बाद में जो रिट लेवल फर्स्ट की भर्ती आती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करने की योग्यता हासिल कर लेते हो। ये इतना सब कुछ हो जाता है 2 साल के अंदर। 12वीं पास करते ही आप ये चीज कर सकते हो। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या क्या है ना? फायदे भी तो होने चाहिए ना। तो फायदा क्या है? फायदा देखो, फायदा सबसे बड़ी चीज है कि अभी आपको एक सख्त चीज की जरूरत है, जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, और उसमें भी कम समय लगे और कम पैसा लगे, क्योंकि अपने घर की, अपने परिवार की, अपने ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि अपने घर वाले 8-10 साल तक आपको तैयारी नहीं करवा सकते, बल्कि घर वाले तो अड़ा तक तैयार बैठे रहे हो कि खदिया छोरो 12वीं पास करे, खदिया 2 बसें और बांधा, बसें के साथ में इन भी घेर दें, और साथ में आप लोग गाँव की छोरें की तो हालत और खराब रहे हो। 10वीं पास न करे जी, पहली तो पड़ोसी छोरा देखभाल आ जा, है ना, अपनी नाती के लिए फलाना वो छोरो बढ़िया रह लो, तो घर भी चौको से, परिवार भी चौको से, है ना, घर काम करती रह ली, झाड़ू पोछा कर ले ली। ये अपने ग्रामीण परिवेश है। तो ऐसी परिवेश में आपको 8-10 साल तक, 3 साल तक बीए करवाए, फिर 2 साल की बीएड करवाए, और फिर 3 साल तक आप तैयारी करो रिट की, और उसके बाद में भी आप सरकार के लक्षण जानते हो। तैयारी बहुत सालों बाद में तो पहली बात तो भर्ती आती है,
भर्ती आने के बाद में भी आप तैयारी व्यारी सब कुछ करते हो, पूरा समर्पण घर बार छोड़ के दूर कहीं शहर में पढ़ने जाते हो, तैयारी भी बढ़िया है, पेपर भी अच्छा गया, और शाम को पता चलता है अल्लाह पेपर तो आउट हो गया। पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है एकदम से। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? पहली चीज तो आप अपन इतनी लंबी तैयारी नहीं कर सकते। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी चाहिए आपको, कम समय में और कम पैसे में। ये चीजें कौन अवेलेबल करवा सकता है? बीएसटीसी, डीएलएडी। आप 12वीं पास किया, एग्जाम दिया, डिप्लोमा लिया और पट से दूसरी सबसे अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्या है कि रिट में बीएसटीसी की सीटें ज्यादा है, कॉम्पिटिटर कम है। रिट में 16-16 लाख तो फॉर्म भरते हैं और भर्ती भी उधर कम आती है। इधर मुश्किल से कई पिछले साल के 2 लाख कॉम्पिटिटर थे। एग्जाम रिट लेवल फर्स्ट का 2 लाख एग्जाम देने वाले थे और भर्ती भी अच्छी खासी थी। तो पोस्ट ज्यादा होती है, कॉम्पिटिटर एग्जाम देने वाले कम होते हैं। उधर रिट में भीड़ ज्यादा है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो इन सब में ये दूसरी बात। अगली बात कि आप कम उम्र में ये सब कुछ आप रिट लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट हो जाते हो, तो पहली चीज तो आप बाद में अच्छी तैयारी कर सकते हो, आरएस आईएएस रिट जो भी करना है बाद में कर सकते हो। उससे अच्छी चीज कि कम उम्र में लग जाओगे, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा। अरे मार साहब, अजी मार साहब, आओ चाय पानी। जो लोग आपसे बात तक नहीं करते थे वो आपको चाय के लिए बुलाएंगे, और नहीं जाओगे तो बातें और करेंगे फिर बाद में। अरे घमंड आ गया, मार साहब बन गया, खट्टे मार साहब वाला। तो सामाजिक प्रतिष्ठा और सबसे पहले आपकी जॉब सिक्योर हो रही है, ये आपका। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे और एंट्रेंस एग्जाम पास करोगे। सबसे पहला पड़ाव या सबसे पहली सीढ़ी है एंट्रेंस एग्जाम की। सबसे पहले इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा, और एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा जटिल पड़ता है, इतना भी जटिल नहीं पड़ता है एक्चुअली में। यदि इसके क्वेश्चन फॉर्मेट को और इसके चरित्र को समझ लेते हो तो ये चुटकियों का खेल है। एक्चुअल में ये कचरे में भी कचरा निकालने जैसा है एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी नहीं है। तो कैसे क्या है इसमें? पहली चीज कि आपको इसका चरित्र समझना पड़ेगा। यदि आप कम इनपुट में 1-1.5 महीने की तैयारी में एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहते हो तो इसके चरित्र को समझो। और चरित्र में क्या है कि आपके कुल इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? टोटल 200 क्वेश्चन, जो कि 600 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 600 नंबर के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। सिंपल सी बात है, 200 क्वेश्चन है और 600 नंबर है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल 3 घंटे का आपका पेपर है। समस्या यहां पर है, हल्की सी समस्या ये है कि आपके पास में क्वेश्चन तो 200 और टाइम आपके पास में 180 मिनट है। मतलब कि आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट से कम समय में। इसलिए एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहली चीज, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने को आए चाहे नहीं आए, पूरे 200 को 200 गोले भर के आने। 205 मत कर देना, फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो 200 के 200 गोले भर के आने। दूसरी बात, हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट में आता है। फायदा तो क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है, फायदा है थोड़ा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं या कुछ हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। अपने आम बोलचाल में इंग्लिश या किसी अदर विषय के अदर भाषा के शब्द यूज करते हैं, जैसे कि अग्रिम, आपको बहुत कम समझ में आएगा। कोई आपको कहे कि इसका अग्रिम भुगतान करना है, आप समझ नहीं पाओगे। जबकि कोई बोले कि तो एडवांस देनी से भैया, तो आप पट से समझ जाओगे। तो कुछ शब्द यदि आपको हिंदी में कोई वर्ड क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हिंदी की तरफ देख लेना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के अभ्यास वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें समझने की कोई चीज नहीं है। और एक चीज ये है कि क्वेश्चन 204 खंडों के 50-50 क्वेश्चन है।
4 खंडों में पेपर बटा होता है, वो आगे समझ लेंगे कैसे क्या है। अब इसमें देखो अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस चीज को आसानी से कम इनपुट में, मतलब कि कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट देने के लिए आप इसका एक बार ये तो समझो कि अपने को तैयारी किस स्तर की करनी है, कितना स्कोर करना है अपने एग्जाम में। तो इसको देखने के लिए पिछली कट ऑफ कितनी जा रही है, कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो रहा है, इन चीजों को देखो। तो पिछले साल है ना, पिछले अभी 2021-22 के तो डाटा मिले नहीं है, तो ये डाटा है, पुराने वाले डाटा है, इनके आधार पर, लेकिन कट ऑफ बढ़ नहीं रही है। तो 2017 में 426 जनरल की रही है, ठीक है। 2018 में भी 426, 19 में थोड़ी सी बढ़ी है 427, एक नंबर बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर या बच्चे पढ़ते नहीं है, इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है। अब पेपर का लेवल बढ़ रहा है इसलिए कट ऑफ स्थिर है, इसलिए कट ऑफ स्थिर है। पढ़ तो रहे, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन पेपर का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए ये कट ऑफ स्थिर रही है। आपको भी टारगेट लगभग 427 क्यों रखते हो, थोड़ा ऊपर ही लेके चलो, लगभग 435 या 440 स्कोर लेके चलो। आप अभी से ये मान के चलो कि मेरे को रिट ये बीएसटीसी के पेपर में 435 स्कोर करना है, और उसी स्तर से अपनी तैयारी। अब आपको विद्वान लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे मैं 435 क्यों करूं, मैं तो इस कैटेगरी से आती हूँ और मैं तो इस स्कोर की तैयारी करूंगी। तो भाई बात ये की है, थोड़ा ही देर, ये तो बात की चीज है। अभी स्कोर ये लेके चलो, सभी स्कोर ये नहीं, ये लेके चलो। ये लेके चलोगे तो आपकी तैयारी का लेवल ठीक ठाक रहेगा, आपको दिमाग में रहेगा कि मुझे इतना पढ़ना है और इस स्तर पर पहुंचना है। तो आप जब इतना टारगेट रखोगे तो आपके अंदर से एक एनर्जी भी विस्फोट होगी, और वो एनर्जी आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगी। तो स्कोर ये रखो, जब आपका एग्जाम हो गया, आपकी कट ऑफ शाम को पेपर मिला लिया, उसके बाद में देखो कि अब इसमें से अपना स्कोर सेफ रह रहा है या नहीं रह रहा। आप निसंकोच हो जाओगे, चलो ठीक है बीएसटीसी का तो हो रहा है, लेकिन आप ये स्कोर लेके चलोगे तो हो ही जाएगा, है ना। तो आपका स्कोर क्या रहना चाहिए, 435 या 440 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए। आगे देखते हैं, मैंने कहा था कि पेपर 4 खंडों में बटा होता है, ये 4 खंड है। आपको 5 दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में 4 खंड है। देखो पहला है जीके वाला पोर्शन, जीके वाले पोर्शन से 50 क्वेश्चन आने वाले, जो कि 150 नंबर के हैं। दूसरा है मेंटल एबिलिटी, उसके भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो भी 150 क्वेश्चन के। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है शिक्षण अभिक्षमता, है ना। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 150 क्वेश्चन के होंगे। अगला है लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप लोगों में ज्यादातर तो हिंदी लेते हैं, तो हिंदी या संस्कृत जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 90 नंबर के आएंगे। और एक सब्जेक्ट आता है आपके इंग्लिश, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 60 नंबर के होते हैं। अब समस्या यहीं पर आती है, बच्चे देखो, आप ज्यादातर लोग 12वीं पास करके आए हो, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम का आपको ज्यादातर नॉलेज होता नहीं है, क्योंकि 12वीं तक किताबें होती हैं, उन्हीं किताबों से क्वेश्चन आना है, तो आप उन्हीं किताबों को पढ़ते हो, और उन्हीं किताबों को पढ़कर आप जो भी आपकी रिच होती है, जो भी टारगेट होता है, वो पूरा कर लेते हो। कंपटीशन में थोड़ा मामला डिफरेंट हो जाता है। आप जितने बेस्ट तरीके से रणनीति बनाते हो, उतने ही कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। अब यहां पे मैटर देखो एक बार, इनमें सब्जेक्ट क्या क्या, आप एक बार इनका स्कोर लेके चलो। एक बार इधर देखो कि रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके मुश्किल से मैटर देखा जाए पूरे रीजनिंग का, तो 50 पेज से ज्यादा नहीं है। आप कोई सी भी किताब लेके आओ, क्वेश्चन सहित, प्रैक्टिस सेट सहित भी लेके आओ, तो 50-60 से ज्यादा पेज की किताब नहीं है, और वो सुफिशियंट होती है। अब बीएसटीसी में 50-60 की पेज की किताब लेके आ जाते हो, तो बल्ले बल्ले है, उतना पढ़ लेते हो, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर बल्ले है, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और इजी इजी से सारे बहुत सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं बेचारे, तो आप यहाँ पे ये स्कोर कर लोगे।
ठीक है, तो यहां पे मैटर कितना है, सिर्फ 50 पेज का। टीचिंग एप्टीट्यूड ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सीधा साधा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आप नहीं भी पढ़ के जाओ ना तो भी 150 में से 100 नंबर स्कोर कर लोगे, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो। और यदि आप पढ़ लेते हो ठीक ठाक तरीके से, नॉर्मल भी पढ़ लिया, तो आप 150 में से कम 140, मैं तो कहता हूं पूरे 150 के 150 स्कोर कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है आप गोले बढ़ने में गलतियां करते हो, क्वेश्चन समझने में गलतियां करते हो, तो इन गलतियों से बचना है तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, आपके पूरे से 150 से 150 पे स्कोर हो जाएगा। और नहीं भी करते हो तो भी ठीक ठाक पढ़ाई भी कर लोगे तो 140 के आसपास आप स्कोर कर लोगे। दूसरा, और मैटर मुश्किल से 50 पेज का है, तो आपको देखो यहाँ पे 50 पेज, यहाँ पे 50 पेज, स्कोर आप पूरा का पूरा कर रहे हो। इधर हिंदी, हिंदी पहली चीज तो अपनी मातृभाषा है, ठीक है। दूसरी चीज व्याकरण में कहीं कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, तो वो भी मैटर देख के चलो, तो वो भी 40-50 पेज से ज्यादा नहीं है, और उनको अच्छे से समझ लोगे एक बार तो ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। तो आप यहां पर भी एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। हिंदी में सबसे ज्यादा समस्या आती है बच्चों को, सबसे ज्यादा इंग्लिश में समस्या आती है। इंग्लिश एक्चुअल में गंवारों की लैंग्वेज है। जैसे अपने यहाँ पे पुराने जमाने में विद्वान लोग संस्कृत बोला करते थे, और जो अनपढ़ गंवार होते थे वो स्थानीय भाषाएं बोला करते थे, है ना, जैसे कि राजस्थानी हो गई, हिंदी हो गई, ये बोला करते थे। यूरोप में पढ़े लिखे लोग लैटिन भाषा बोला करते थे, और जो गंवार होते थे वो इंग्लिश बोला करते थे। तो इंग्लिश एक्चुअल में गंवारों की लैंग्वेज है, और गंवार लोग कैसी भाषा बोलेंगे, जो इजी होगी वही भाषा बोलेंगे। हाँ भाई, इंटेलिजेंट होते तो लैटिन बोलते। तो इजी भाषा है इंग्लिश, बहुत ही इजी भाषा है। अब आपको हार्ड लगती है, इसका मतलब यह है कि या तो आप रुचि नहीं दिखाते हो, या फिर आपको ढंग का टीचर मिला नहीं है जो आपको अपनी आपकी लैंग्वेज में आपकी सहजता के अनुसार नहीं समझा पाए, है ना। तो आप एक अच्छा सा टीचर पकड़ लो, कोई सा भी जो ठीक ठाक आपके तुक बैठ रहा हो उससे, है ना, आपको उसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप उसको 20 घंटे भी पढ़ लोगे, है ना, 20 नंबर है, 20 क्वेश्चन है, और 20 घंटे की क्लासेस भी देख लेते हो, तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो हो जाए, वरना कोई गलत होने की संभावना नहीं है। और हमारे यहाँ पे अपने इस चैनल पे राज सर पढ़ाते हैं, और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, गजब का कमाल का ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और हाई लेवल तक लेके चले जाते हैं। एसएससी सीजीएल का भी पास कर लोगे, उनका हाई लेवल पढ़ लोगे तो यहां से यदि आपका राज सर से तुक बैठता है, आपको उनका समझ में आता है, वैसे समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो तो आपको यहां से पढ़ लेना, तो इन तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। समस्या ये है कि जो प्रेशर बच्चे आते हैं 12वीं के बाद में, पहली बार कंपटीशन में आते हैं, तो उनको कंपटीशन का एक ही मतलब आता है कि कंपटीशन मतलब जीके, कंपटीशन मतलब जीके। और जीके में आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन, नंबर कितने, 150। यहां पे पेज 50 पेज का मीटर है, ये भी 50 पेज का मीटर है, ये भी 40-50 पेज का मीटर है, मुश्किल से ज्यादा बता रहा हूं ये तो, और ये 25-30 पेज का मीटर है। और इधर इस पार्ट में कितना मीटर है, देखो आप कम से कम इसमें सब्जेक्ट देखो एक बार। सब्जेक्ट आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और आप इनका मैटर देखने चलोगे तो आर्ट कल्चर का कम से कम 100-120 पेज का तो आर्ट कल्चर का मैटर है। हिस्ट्री का मैटर भी 100 पेज से कम नहीं है, इससे ज्यादा ही है, ये तो कम बता रहा हूं मैं। करंट का तो आता है डेली 5-10 पेज मान लो, कम से कम 2 पेज तो मानते हो, तो इसका तो आता है। और पॉलिटी का भी कम से कम 40 पेज तो 50 पेज तो मान के चलो ही चलो, हाँ, तो 50 पेज ये मान लो, 200 नंबर ये पेज ये हो गए। और जियोग्राफी के कम से कम 60-70 पेज तो मानते हो।
और करंट के कितने मानते हो? 100 पेज। कुल मिला के आपके ये पूरा मैटर जोड़ा जाए तो कम से कम 500 पेज का मैटर है। कितने पेज का है? 500 पेज का मैटर है। और क्वेश्चन कितने आने? 50 क्वेश्चन आने। क्वेश्चन कितने आने? 50 क्वेश्चन आने हैं। अब देखो, इन 500 पेज को पढ़ने के बाद में भी आप कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो मेरे नोट्स हैं इनमें से आ जाए। यहां तक कि कोई जो इंग्लिश ये जीके वाला पोर्शन पढ़ाता है ना, वो खुद भी एग्जाम दे तो भी वो गारंटी लेके ये नहीं बैठ सकता कि मैं पूरे के पूरे 50 के 50 सही करके आ सकता हूं, क्योंकि जीके का पार्ट अथाह है। हिस्ट्री है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। पॉलिटी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और करंट करंट में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस पोर्शन में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। और मैटर कम से कम 500 पेज का मैटर है। और आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो, वो गलती यही करते हो कि आप इसी पोर्शन से तो शुरुआत करते हो और इसी पोर्शन पे अपनी तैयारी खत्म कर देते हो। बाकी इन 3 पोर्शन पे इतना फोकस करते ही नहीं हो। और जब आपके एग्जाम के 10 दिन रह जाते हैं तब आपको होश आता है, अल्लाह बाकी पोर्शन को तो पढ़ा ही नहीं मैंने, अब क्या करूं? तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब देखो, इन 3 सब्जेक्ट्स पे तो अच्छी खासी कमांड कर लो, क्योंकि इनमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत कम पढ़ना है और अच्छा खासा वेटेज है, अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे 150 में से 130 20 क्वेश्चन इसको आराम से 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। आप ठीक ठाक तैयारी भी करोगे तो 130 क्वेश्चन तो कर लोगे। और अच्छी तैयारी करते हो और अच्छा मैटर पढ़ते हो, ठीक ठाक मैटर पढ़ते हो तो 130 प्लस स्कोर कर लोगे। और कट ऑफ कितनी जाने वाली है? मुश्किल से 145। आपके 50 क्वेश्चन तो सेब के सेब बचे हैं। हाँ, 15 क्वेश्चन ही तो करने हैं। मान लो आप 130 भी करके आते हो इन 3 पोर्शन से ठीक ठाक पढ़ के, तो आपको यहां तो 15 क्वेश्चन ही करने हैं। क्यों 500 पेज का मैटर पढ़ना है भाई? आपको 500 पेज पे मेहनत करना। 500 पहली बात तो 500 पेज पढ़ने ही नहीं है आप लोगों को, कम पढ़ना है। वो पढ़ना कैसे? वो स्टैटिक तरीके से पढ़ना है। कैसे? इसको जानने के लिए आप पिछले साल के क्वेश्चन देखो, किस सब्जेक्ट से, किस पॉइंटों से, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज देखो। ये चीज पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर के जो मैटर आया हुआ है वो देखो। आर्ट कल्चर से 2020 में 19 क्वेश्चन पूछे थे, 2021 में कम करके 13 कर दिया, 2022 में 13 का 13 रहा। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं वो 2020 में 10 आए थे, बढ़ा के 13 कर दिया, फिर 2022 में घटा के 10 कर दिया। पॉलिटी और करंट से 2020 में 11 आए थे, है ना, फिर 21 में 11 आए, 22 में 16 हो गए। अब यहां पे पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे, क्वेश्चन बढ़ रहे करंट अफेयर्स के। किसके बढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स के। इधर से कम हुए ना, देखो इधर से कम हो रहे हैं, इधर जुड़ रहे हैं ये क्वेश्चन। और जियोग्राफी से सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 13 और 11। 2012-22 में 11 क्वेश्चन आए थे। अब इन सब में भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट टॉपिक्स हैं, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरे हिस्ट्री से, आर्ट कल्चर से, सभी पॉइंटों से बराबर नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, टॉपिक्स हैं, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि हिस्ट्री में आपके ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछ रहे हैं जहां पुनर्जागरण से हो गया, प्रजामंडल हो गए, किसान आंदोलन हो गए, राजाओं की कुंडलियां तो पूछ ही नहीं रहे। और कोई पूछ भी रहा है तो ज्यादातर महाराणा प्रताप हो गया, मालदेव जी हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। और इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो स्थापत्य कला, है ना, हवा महल किसने बनवाया था, फलानी बावड़ी किसने बनवाई थी, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में भी आपको फोकस करना है ना, तो कुंडलियां पढ़ने के बजाय आपको उन्होंने क्या सांस्कृतिक काम किए हैं, है ना, उन्होंने समाज में क्या योगदान दिया है, उन पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है। आर्ट कल्चर में भी ज्यादातर लोक नृत्यों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनजातीय नृत्यों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मांड गायन शैलियों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
आभूषण से हर बार एक न एक क्वेश्चन मिल रहा है, चित्रकला से एक न एक क्वेश्चन मिल रहा है, ब्लू पोट्री हो गई, ऐसी स्थापत्य कलाएं हो गई, इनसे एक न एक क्वेश्चन मिल रहा है। लोक देवताओं त्योहारों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कई बार पूछ रहे हैं, कई बार नहीं पूछ रहे हैं, तो भी पढ़ना तो जरूरी है। लेकिन उनमें भी ऐसे नहीं है कि द्वारपाल को भी पढ़ रहे हो, क्षेत्रपाल को भी पढ़ रहे हो, फलानी माता जी, छोटी मोटी माता जी को, बेसिक बेसिक जो माताएं होती हैं उनको ही पढ़ना होता है, पूरा उनका भी पूरा मैटर नहीं पढ़ना होता है। बहुत कम स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक टॉपिक है, और टॉपिक्स में भी कुछ खास चीजें उन्हीं को पढ़ना होता है। बस ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, ऊपर से मतलब भी कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि पापू जी पढ़ रहे हो, पापू जी के फूफा जी का भी नाम पढ़ रहे हो, पढ़ाते हैं बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं पापू जी के फूफा, और आप लोग खुश होते हो, अरे वाह यार फलाने कोचिंग में तो पढ़ाता ही नहीं है, ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, मतलब नॉलेज है इन कोचिंग वालों को। आपका फुद्दू काट रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। एक 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 कहावत सुनी होगी, एक कहावत तो क्या दो है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाई, सार सार को गही रखे, तोता दे उड़ाई। तो टीचर का काम ये देखना है कि सार सार को रखना है, तोती चीजें होगी उन चीजों को हटाना है, तो टीचर का काम है। वरना इतिहास और इतनी चीजें ग्रंथ पढ़े, कितना पढ़ोगे और कितना पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना, आप मान लो कि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, पहली बात तो कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत है नहीं, सेल्फ स्टडी से भी काम हो सकता है। बस आपको ये रणनीति बेस्ड होनी चाहिए। यदि ये रणनीति को फॉलो करते हो तो आराम से सेल्फ स्टडी से कर लेते हो। और कोचिंग में भी तो कोचिंग में भी कोई ज्यादा नहीं है, हल्की सी फीस लेते हैं। तो कोचिंग से भी करना चाहो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इन चीजों का ध्यान रख रहे नहीं रख रहे, कहीं फालतू कचरा तो नहीं पढ़ा रहे, पापू जी के फूफा जी का नाम पढ़ा रहे, ऊपर सोचा पापू जी भी ऊपर सोचते हुए खुश हो रहे होंगे, वो भी थैंक यू बोलेंगे, वाह यार थैंक यू, तुझे मेरे फूफा जी का तो नाम पता है, हाँ चल लगे हाथ मेरे बुआ जी का भी नाम बता दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ो, और इनको पढ़ने के लिए इनको ये देखो ये चीजें कैसे पता चलेगी, तो जो पिछले साल के प्रीवियस पेपर है, पिछले साल के जितने भी 2009 के बाद में 2009 में भी पेपर लगा था, उसके बाद में जितने भी पेपर लगे हैं उनका एक बार एनालिसिस कर लो, कौन से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मान लो आप नहीं कर पाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्लासेस में सभी चीजों का एनालिसिस करवाया जाएगा, और करवा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी टॉपिक होता है तो बताते हैं भाई ये क्वेश्चन आया था और ऐसे ऐसे ये क्यों आया था, ये भी कारण होता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये चीजें विशेष तौर पे एक बेस्ट रणनीति बना के काम करना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन की तो पूछो मत, बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और कई बार तो उनके पीछे कारण भी होता है। अभी देखते हैं, देखो पहली बात तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो गोगुंदा में हुआ था, सिंपल सी बात है। अब महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता यार, अपने घर वाले जब बच्चे थे, है ना, जब मैं भी करना सीखा था, उसी समय से कहानियां सुनाते हुए आ रहे हैं। और महाराणा प्रताप का तो पूरी जन्म कुंडली याद है, और बच्चे बच्चे को पता है, और अपन राजस्थानी होते हुए भी नहीं पता है, तो दुर्भाग्य है यार इस मिट्टी का, है ना। और तुम्हारी कर्म है तुम्हें महाराणा प्रताप के बारे में, तो ये चीज, तो ये बेसिक ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2018 में पूछा था, ये कब पूछा था, बीएसटीसी के 2018 में पूछा था। आगे क्वेश्चन है ये 2018 का ही क्वेश्चन है। आपको पता है कि 2018 के आसपास, उससे पहले थोड़े दिनों पहले एक फिल्म बन रही थी जयपुर में, पद्मावत नाम करके, और वहां पे कुछ विवाद हो गया था, अखबारों में बहुत ज्यादा छाई हुई थी। तो उसी साल क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो रतन सिंह के दरबार में था, बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। राघव चेतन, बहुत बार नाम उछला हुआ था इसका, और इसी मामले पर विवाद भी हुआ था, इस फिल्म को लेकर ही विवाद हो गया था, उसके डायरेक्टर तक को थप्पड़ मार दिया गया था अपने जयपुर के आमेर पोर्ट में, है ना। तो ये उस साल क्वेश्चन पूछ लिया। आगे देखो, आगे ऐसे नॉर्मल बेहद ही आसान साधारण सी क्वेश्चन है। तो आगे देखो, आगे लाग बाग क्या है, लाग बाग क्या है,
कर है, पहले टैक्स लिया करते थे, टैक्स किसानों पर आरोपित कर राजा महाराजा लिया करते थे, खेती पर, है ना, फसल पर लिया करते थे। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था, जब 7वां संविधान संशोधन आया था। अब पॉलिटी की पहली क्लास में पढ़ा देते हैं तो 7वां संविधान संशोधन, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956। ये सभी चीजें 7वां चरण पढ़ते हैं, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956, तो इसी में हुआ था। अगली बात देखो, कितना मतलब इसको भी नहीं करते हो ना, तो भगवान जाने क्या ही कहे फिर आप लोगों को। देखो, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? अब बगरू अपने यहां से 50 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है, और बगरू किस जिले में पड़ता है? जयपुर जिले में। तो ऐसे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखो, ये 2020 में है ना, लेवल बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि लेवल बढ़ रहा है, तो लेवल इतना भी नहीं बढ़ रहा है कि आईएएस का ही हो गया क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी का ही क्वेश्चन पेपर हो गया। देख लो 2020 में कैसा क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यार मैप तो देखा होगा, इतने बड़े हो गए, 12वीं पास करके आए हो, मैप तो देखा ही होगा। और मैप में सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कतई नहीं आते हैं। लेकिन इसके बाद में भी नहीं होता है, बहुत कम लोगों का होता है। कारण क्या होता है? कारण मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, गलती यहां करते हैं। सबसे बड़ी गलती होने का, नहीं होने का, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने का एकमात्र कारण है ये चीज, सिर्फ ये चीज। आप फोकस यहां से करते हो, शुरुआत करते हो यहां पे, यहां से तो शुरुआत करते हो और यहीं पे अपनी तैयारी खत्म कर देते हो। पूरे 2 4 6 महीने तक जीके जीके और जीके पढ़ते हो, और फिर भी पूरे 50 क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। पहली बात, कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए फिर भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती ये कर देते हो, और 150 क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो। तो अपने को आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो पहले चीजें इनको पढ़ो, और इनके मान लो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो इनके ऐसे नोट्स या ऐसे इनके नोट्स लेके आओ जो आपको बिल्कुल पेपर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त है, सार है, तोते नहीं है, उन्हीं को पढ़ो। फालतू चीजें कम पढ़ो, फालतू चीजें पढ़ना ही नहीं है, कम क्या पढ़ना। और कंपटीशन का तो एक ही मतलब है, कंपटीशन में आपके ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि आप छोड़ क्या रहे हो, बजाय इसके कि आप पढ़ क्या रहे हो। यदि आप कंपटीशन में आ रहे हो ना, तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि आप क्या छोड़ रहे हो, ये ज्यादा मायने रखता है। आप पढ़ क्या रहे हो, ये कम मायने रखता है। तो छोड़ना ज्यादा जरूरी है, आपको ध्यान रहना चाहिए आप छोड़ क्या रहे हो और पढ़ क्या रहे हो। पढ़ना और छोड़ना दोनों को ध्यान रहना चाहिए। और ये ध्यान कब चलेगा? जब आप पिछले 2009 से जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को एनालिसिस करो, उन सबको देखो। नहीं देख पाते हो तो हम देख रहे हैं, हम इन चीजों को पूरा तरीके से एनालिसिस करके दे सकते हैं आपको। और तो आप इनको क्लासेस को डेली रेगुलर लेते रहो और एंजॉय करो। सबसे और चीज, एक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपकी रणनीति जितनी परफेक्ट होगी ना, उतना ही बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। तो हमारी ओर से तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपनी तैयारी जारी रखो। और थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। आपका एग्जाम बहुत धूम धड़ाके से पास हो, और मिठाई खिलाओ आप हमें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।